functions performed by living being to sustain their life on earth. हम लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं अर्थ पर, performed by living being, basic functions performed by living being to maintain their life on earth. Are called life processes. इसको जीवन प्रक्रिया या लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। जैसे कि हम लोग न्यूट्रिशन लेते हैं तो न्यूट्रिशन एक लाइफ प्रोसेस है। अगर न्यूट्रिशन ना लें तो फिर ये माना जाएगा भाई वो न्यूट्रिशन नहीं ले रहा, 3 दिन से कुछ खा नहीं रहा है, इसका मतलब है वो मर गया है, डेड हो गया है। अदरवाइज अगर हम कहें कि ये चेयर न्यूट्रिशन नहीं लेती है तो इसका मतलब ये डेड है। तो जो लिविंग बीइंग है, हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन एनिमेट एंड इनएनिमेट? कौन जीवित है यानी एनिमेट है और कौन निर्जीव है इनएनिमेट है? दैट इफ समबडी इज टेकिंग न्यूट्रिशन, ऑब्जेक्ट इज टेकिंग न्यूट्रिशन, तो उसे क्या कहेंगे कि वो लिविंग है। तो पहला एग्जांपल क्या हुआ? न्यूट्रिशन। दूसरी चीज और वो लोग क्या करते हैं, ग्रोथ होती है। अगर किसी भी चीज में ग्रोथ होती है, दिस इज ऑल्सो ए क्राइटेरिया टू डिटरमाइन वेदर समथिंग इज लिविंग और नॉट। तो ये भी तो एक क्राइटेरिया हो सकता है, ग्रोथ। सही है। इसके अलावा अगर जमा करना है, इफ समथिंग रिप्रोड्यूसेस, रिप्रोडक्शन करती है यानी गिव्स बर्थ टू यंग वंस लाइक देम, तो कहा जाएगा भाई वो भी लिविंग है क्योंकि अपने बच्चे को जन्म दे दिया। तो रिप्रोडक्शन। इसी तरीके से अगर किसी ने न्यूट्रिशन लिया है तो सम वेस्ट सब्सटेंस आर क्रिएटेड विद इन द बॉडी। तो चाहे वो स्वेट के फॉर्म में या यूरिनेट करे या डेफिकेट करे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वेस्ट सब्सटेंस तो बॉडी में जनरेट होता है, CO2 ही जनरेट होती है जो हमें एक्सेल करनी पड़ती है। गैसियस वेस्ट भी तो होते हैं, वाटर भी वेस्ट होता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं, ऐसे बहुत सारे वेस्ट हैं। तो उस चीज़ को कहते हैं उत्सर्जन। इसको क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन। ठीक है। तो पोषण हो गया, वृद्धि हो गई, पुनरुत्पादन हो गया, उत्सर्जन हो गया, और क्या चीज हो सकती है? अगर हमने रेस्पिरेशन, यानी हमने खाना तो ले लिया अंदर लेकिन उसे ग्लूकोज को तोड़ेगा कौन? तो वो भी एक प्रोसेस है। ग्लूकोज को तोड़ेंगे तो उस एनर्जी से पूरी बॉडी का काम चलेगा ना, तो उसे कहेंगे श्वसन, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के बारे में भी हम देखेंगे। So these are the criteria of living being। और कुछ में तो ऐसा भी होता है, that is locomotion। लोकोमोशन, परिचालन, यहाँ से वहाँ जाना, लोकोमोशन हो सकता है। और बॉडी में चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन भी हो रहा है, जैसे ब्लड जा रहा है, इसी तरीके से वेस्ट सब्सटेंस को किडनी के थ्रू बाहर निकाल दिया जा रहा है, ये सब ट्रांसपोर्टेशन है। ऑक्सीजन का भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, बॉडी में हो रहा है कि नहीं? तो ट्रांसपोर्टेशन भी एक बात हो सकती है। इस लोकोमोशन का तो मतलब समझे क्या होता है? व्हाट इज लोकोमोशन? दैट इज मूवमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। हाथ पैर जाएंगे, वहाँ पर खाना देखेंगे, फिर उठा लेंगे, लोकोमोशन। तीसरी चीज क्या हुई? नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन। तो बॉडी में चीजों का परिवहन होता है। इसके अलावा रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। अगर तुम्हारा हाथ गर्म चीज पे रखा जाए, हाथ हटा लेते हो, इट इज रिस्पॉन्ड। स्टिमुली का क्या मतलब होता है? रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में चीजें होती है, कभी हम वहाँ से हटते हैं, कभी उसकी ओर जाते हैं।
तो रिस्पॉन्स कौन करता है? हम भी करते हैं, प्लांट्स भी करते हैं। प्लांट्स में भी रिस्पॉन्स है, उसमें हम देखेंगे। तो रिस्पॉन्स टू स्टिमुली भी हम देखते हैं, डाइजेशन होगा। हाँ, रिस्पॉन्स टू, इतनी बात तो मैं समझ में आ गई। अब जैसे इन्होंने भी बोल दिया कि न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन को पोषण कहते हैं, तो इसमें क्या होगा? इंजेशन। पहले हम खाने को अंदर लेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? डाइजेशन होगा। जब डाइजेस्ट हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन होगा, और फिर एसिमिलेशन और इजेशन। तो हम अंदर के पार्ट्स में भी नहीं जाएंगे, जबकि ये बहुत बारीकियों से जा रहे हैं, सो इलाबरेट, बट उतना डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे। अभी हम मेन हेडिंग देखेंगे, सब हेडिंग तो बाद में देख ही लेंगे। जब न्यूट्रिशन पढ़ेंगे तो डाइजेशन आ ही जाएगा, सही। चलो अब देखिए, एक एक चीज को देखेंगे कि टेकिंग फूड इनसाइड, to fulfill energy needs of body is called, फूड को अंदर ही नहीं लेना, वहां देखो, टेकिंग फूड इनसाइड एंड यूटिलाइजिंग, उपयोग में भी तो लाओ। खाना खा लेना ही न्यूट्रिशन नहीं है। टेकिंग फूड इनसाइड एंड यूटिलाइजिंग, और क्या लिखोगे? यूटिलाइजिंग इट फॉर एनर्जी नीड्स ऑफ बॉडी। एनर्जी से ही होगा, देखो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है, एटीपी सबको देता है, सबका काम चलता है, एनर्जी की जरूरत हमको भी है। तो एनर्जी नीड्स ऑफ बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, उसे न्यूट्रिशन कहेंगे, सही है। इसको पोषण कहते हैं। तो ये तो न्यूट्रिशन हो गया। अब आगे देखिए, प्रोड्यूसिंग, यही आपके बायो के कई चैप्टर्स में है, ये रिप्रोडक्शन आ जाएगा, न्यूट्रिशन, ग्रोथ। इस चैप्टर में हम न्यूट्रिशन पढ़ लेंगे, इस चैप्टर में हम एक्सक्रीशन पढ़ लेंगे, रेस्पिरेशन पढ़ लेंगे, ट्रांसपोर्टेशन भी पढ़ लेंगे, और ये रिप्रोडक्शन अगले चैप्टर में पढ़ लेंगे, ठीक है। और रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ लेंगे। वास्तव में बायो इसी पर आधारित है पूरी, बाहर नहीं कुछ। तो प्रोड्यूसिंग young ones like them is called reproduction. रिप्रोडक्शन का मतलब है आदमी के बच्चे आदमी और कुत्ते के बच्चे कुत्ते, अपने जैसे ही बच्चे पैदा करना, यही रिप्रोडक्शन है। तीसरी चीज देखो, दैट इज इफ साइज ऑफ कोई भी ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेज विद टाइम, इट इज कॉल्ड ग्रोथ। इफ साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेज, साइज भी इंक्रीज होता है, मास भी, दो चीज इंक्रीज होती है, साइज एंड मास ऑफ ऑर्गेनिज्म increases with time, it is called growth. It is also a criteria to determine whether something is alive or not. ये भी एक क्राइटेरिया। लेकिन कुछ लोग कहेंगे, भाई सचिन तो कहेंगे कि सर सिर्फ ग्रोथ को नहीं लिया जा सकता, ऐसे तो माउंट एवरेस्ट और कैलाश पर्वत भी बढ़ रहा है, धीरे धीरे उस पर डिपॉजिट होता जा रहा है। तो कई क्राइटेरिया लेने पड़ते हैं, बात समझ में आ गई कि नहीं? और कई बार ऐसा भी होता है, हाँ पर्स देखने तो आए थे, दिखी तो नहीं, दो लोग तो आए थे। अगर मान लीजिए सिर्फ ग्रोथ क्राइटेरिया नहीं हो सकता है, जैसे कि जब प्लांट्स जर्मिनेट करते हैं, तुमको मालूम है, एक चने का दाना डालो और जब उसमें से जर्मिनेशन, एक अंकुर स्प्राउटिंग होती है,
उसका मास घट जाता है। तो कोई कहते हैं ग्रोथ इज द क्राइटेरिया, इसका मतलब है वो तो उसकी ग्रोथ हो गई लेकिन मास वो एक ऐसा एग्जाम्पल है। पूछा जाएगा आपसे, एग्जाम्पल 10th में पूछा जाता है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ लिविंग बीइंग दैट इट्स मास डिक्रीजेस विद टाइम। तो आप लिखना जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो सिर्फ एक क्राइटेरिया नहीं, में कई क्राइटेरिया देने पड़ते हैं। समझ में आ गई ना बात? अब देखो चौथी चीज एक्सक्रीशन। वॉट एवर वेस्ट सब्सटेंस आइदर एयर भी तो हो सकते, CO2 नाइट्रोजीनियस वेस्ट, यूरिया हमारी बॉडी में यूरिनेट करते हैं। तो यूरिया हम लोग यूरिनेट करेंगे, लेकिन पक्षी लोग क्या करते हैं, उनका यूरिन और शीट अलग अलग नहीं होता है, वो सेमी सॉलिड, उसे यूरिक एसिड कहते हैं, उसको बीट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो वो एक साथ ही निकाल देते हैं, लेकिन फिर भी एक्सक्रीट तो करते हैं। पदार्थों में जैसे पौधों में क्या होता है, विल्टिंग, शेडिंग ऑफ लीव्स, चिपिंग ऑफ बार्क निकलता रहता है, पत्तियों का गिरना। इसी तरीके से फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स, तो फ्रूट्स की जो पिटियोल है, डंठल, वहाँ एक सुबेरिन, लिग्निन, इस तरीके के जेलेटिन, गम, ये सब उसमें जमा होता जाता है, और ये सब उसके वेस्ट सब्सटेंस हैं। ये सब भी हम देखेंगे। तो अगली चीज क्या है, उत्सर्जन। द वेस्ट सब्सटेंस जनरेटेड विद इन द बॉडी is needed to be thrown out as soon as it is produced। जिसकी किडनी खराब हो जाती है, वो चलता फिरता यूरिनेटिंग हाउस हो जाता है पेशाब का, क्योंकि उसके पास से निकल जाओ तो बदबू आती है जैसे हम कहाँ से गुजर रहे। जिसको देखो, जिसका डायलिसिस होता हो ना, समझो हफ्ते भर अपनी बॉडी में वो यूरिन लिए घूम रहा है। हम लोगों को तो जैसे ही यूरिन हुआ तुरंत फैसिलिटी, भाई अच्छी किडनी है तो यूरिनेट कर दिया। लेकिन सोचो किसी की किडनी खराब है और नाइट्रोजीनियस वेस्ट बॉडी में ही जनरेट हो रहा है, कहाँ जाएगा वो? और अगर घर ही कचरा घर बन जाए तो बोलो उसके सोचने समझने की क्षमता कैसे होगी, वो कैसे सही सोच पाएगा, क्या सोच पाएगा? तो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस का बॉडी से निकाला जाना भी बहुत आवश्यक है। दैट इज, और उसके लिए एक बार डायलिसिस में 700 से 800 रुपये। समझो एक बार यूरिनेटिंग का खर्चा, 4.5 घंटे का वेटिंग पीरियड अस्पताल में, आने जाने का तो अलग, और 800 रुपये। इतना। तो हम लोगों से कोई कहे जाओ यूरिनेट करने जा रहे हो, 800 रुपये दान दे दो, वहाँ गुल्लक रख के कोई देगा? तो वहाँ देखो, तो एज सून एज दैट इज removal of waste substance generated in body is called excretion। इसके लिए हमारी बॉडी में कुछ सिस्टम बना है, इसे excretory system। removal of waste substance generated within body। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे CO2, यूरिया का क्या फॉर्मूला होता है, NH2CONH2, इसको निकाल। और इसके अलावा सेबेशियस ग्लैंड्स हैं, जैसे स्वेट, हमारी बॉडी से स्वेट भी निकलता है, और एक्सेस वाटर, ये सब वेस्ट कहलाते हैं। इस कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे, एक्सक्रीशन। Respiration, that is breaking down of carbohydrate। किसको तोड़ देना बोलो, समझो इस चीज को, कार्बोहाइड्रेट। वैसे ऐसे समझो 6C और 6 वाटर, ऐसे समझो अदिति, इसके नाम से समझो ना। हाइड्रेट का मतलब गीला कार्बन, वेट कार्बन, वेट, और इसका क्या नाम है, कार्बन। तो यहां से तुम्हें लग रहा है ना C6 और H12O6, यही तो ग्लूकोज है। समझ में आ गई बात कि नहीं? 50 साल तक साइंटिस्ट ये समझते रहे ये गीला कार्बन है, फिर बाद में किसी साइंटिस्ट ने आके बताया नो इट इज नॉट ए वेट कार्बन, लेकिन अभी भी नाम कार्बोहाइड्रेट ही। अब हम जान गए हैं कि ये दूसरी चीज है, एल्डिहाइड। अभी तुमको CHO बताया था थोड़ी देर पहले, वास्तव में अब पता चल चुका है ग्लूकोज एल्डिहाइड है, CHO है। लेकिन फिर भी जो शुरू से लोग बोल रहे हैं, लोग ही मानने को तैयार नहीं है, जनता ही नहीं मानने को तैयार है। क्या तुम जनता को सिखा दो? जनता तब से कार्बोहाइड्रेट बोले जा रही है,
और साइंटिस्ट आके बोलने कोई मान ही नहीं रहा। अभी तक सब लोग कहते कार्बोहाइड्रेट खाओ। किसमें कार्बोहाइड्रेट है? गेहूं, चावल, एनर्जी मिलेगी। एनर्जी के क्या सोर्स है? गेहूं, चावल, यही सब में है। रोटी बहुत देर तक चबाओ तो ग्लूकोज की तरह मीठी हो जाती है। समझ में आई बात? तो अगली चीज क्या है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज। किसको ब्रेक डाउन करना? ठीक है, टू जनरेट एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। दिस टेक्स प्लेस। ये कहाँ होता है बोलो? लंग्स में होता है? कहाँ होता है? बॉडी सेल। पूरी चीज, हर चीज ये जानते हैं। ब्रेकिंग डाउन हर सेल में। हमारे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है, वहाँ ये सब काम होता है और हर एक ग्लूकोज तोड़ा जाता है, 38 ATP बन जाता है। तो इसकी साइड क्या है? सेलुलर साइड। लिखो इस चीज को। ब्रेकिंग डाउन ऑफ, किसको तोड़ना? ग्लूकोज। ग्लूकोज कोई कार्बोहाइड्रेट का है, तो क्या उधर में बता दिया। टू मेक एनर्जी, टू जनरेट एनर्जी is called respiration. This takes place, ये कहाँ होगा? At cellular site. सेल में हो रहा है, इसीलिए इसका क्या नाम है? सेलुलर। ये हो गया। लोकोमोशन का क्या मतलब है? मूवमेंट ऑफ बॉडी from one place to other in search of food is called locomotion. अब प्लांट को क्या करना है? प्लांट को तो ना नौकरी करनी, खड़े खड़े खाना बना लेता है और फिर उसी में से 10% खा लेता है, 90% हम खा जाते हैं। प्लांट की किस्मत कितनी अच्छी, देखो खड़े खड़े वहीं खा। अगर हम लोग भी बना सकें, खड़े रहते, ना नौकरी ना कुछ, खाना बनाया, खाया, मजा किया। हमारी किस्मत नहीं अच्छी ना, हम खाना बना ही नहीं पाते, जिंदगी भर पढ़ाते रहो, कोचिंग पढ़ा लो, सिर्फ इसलिए कि कुछ खा सके। ये हाल है। प्लांट को देखो, वही खड़े खड़े खाना बना ले रहा है और मजे से खा ले। तो व्हाट इज लोकोमोशन? दैट इज मूवमेंट ऑफ बॉडी इन सर्च ऑफ फूड, है ना? इज कॉल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। मूवमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर in search of food. Is called locomotion. This property is found in animals, not in plants. Plants नहीं चल सकते। This property is found अगला देखिए, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। देखो, when food is broken down and absorbed, फूड broken down हो गया, then its nutrients, अब उसका न्यूट्रिएंट्स बहुत कुछ होगा, उसमें ग्लूकोज भी होगा और कुछ ना कुछ प्रोटीन भी तो टूटेगा। दाल खाते हो, प्रोटीन है, प्रोटीन टूटेगा तो किसमें टूटेगा? अमीनो एसिड में। माला टूटी, माला है प्रोटीन, तो टूट टूट के उसकी मोतियां बनेंगी कि नहीं? वो मोतियां अमीनो एसिड है, उसके फार्मूले आगे देख लेंगे। तो प्रोटीन टूटा तो किसमें टूटा? अमीनो एसिड। सही है। बहुत सारा ग्लूकोज एक साथ मिल जाए तो क्या बन जाए? 2 ग्लूकोज मिल जाए तो चीनी बन जाए, 1000 मिल जाए तो आलू बन जाए, स्टार्च। आलू बन जाए, गेहूं बन जाए, चावल। तो जब तुम खाना खाते हो तो उससे ग्लूकोज बनता है, अमीनो एसिड। इनको पहुंचाना हर सेल तक, उसे क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड O2, ऑक्सीजन भी तो पहुंचाओगी, नहीं तो ग्लूकोज तोड़ोगी कैसे? सप्लाई ऑफ, देखा ना, C6H12O6 किसकी उपस्थिति में टूटता है? O2। सप्लाई ऑफ ग्लूकोज कहाँ से? इंटेस्टाइन से हर सेल तक पहुंचाना। और ऑक्सीजन को कहाँ से? दैट इज लंग्स है। टू ईच सेल इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। और क्या है ट्रांसपोर्टेशन?
एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट, वो कहेगा खाना ले लो, कचरा दे दो, तो हर एक सेल के पास जाएगा, तो हर सेल बोलेगी क्या क्या लाए हो, ग्लूकोज लाया हूँ, पानी लाया हूँ, O2 लाया हूँ, ले लो। और फिर सेल उसे क्या देगी, कहेगी ये हमारा यूरिया ले जाओ, एक्सेस सॉल्ट ले जाओ, वेस्ट ले जाओ, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, ये सब ले जाओ, बाहर निकाल दो। तो वेस्टेज का भी ट्रांसपोर्टेशन करेगा। ये कौन करता है, ब्लड। और जो न्यूट्रिएंट्स उनका भी करेगा। इस चीज को लिखो, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, किसका बोलिए, ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स की जब मैं बात कर रहा हूं तो यही सब मैं ग्लूकोज और इनकी बात कर रहा हूं ना। ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड O2 फ्रॉम, कहां से बताइए, इंटेस्टाइन से, ठीक है। फ्रॉम, ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अदर। एंड इसके अलावा ऑल्सो ट्रांसफर ऑफ वेस्ट सब्सटेंस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। एंड ट्रांसफर ऑफ वेस्ट मटेरियल फॉर इट्स फर्दर रिमूवल आउटसाइड बॉडी। क्यों वेस्ट सब्सटेंस को करना, बताओ। फॉर removal is called, ये वन पार्ट ऑफ द बॉडी को अगर मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों में आ जाएगा। वो हम आगे देख लेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन से पानी लेता है और बाकी स्मॉल इंटेस्टाइन से सब खाना लेता है। ये सब वहाँ पहुँचाएगा और वहाँ से जो सामान लाएगा पहले लीवर में देगा। लीवर उसमें से सब टॉक्सिक सब्सटेंस अलग करके किडनी को भेज देगा। ये लीवर यहाँ होता है ना ब्राउन कलर का बहुत बड़ा सा, तो वो लीवर दे देगा, वो भेजेगा किडनी को, फिर किडनी उसको फिल्टर करके निकाल। इतना काम समझ में आ गई बात। इस रिस्पॉन्स टू स्टिमुली का क्या मतलब है, दैट इज एवरी लिविंग बीइंग, वो क्या करता है, दे रिस्पॉन्ड टू हीट, लाइट, वाटर, उनको हम रिस्पॉन्ड करते हैं फॉर विच इज बेटर सूटेड फॉर देम और फॉर देयर बेटर सर्वाइवल। अगर अच्छी चीज़ है तो हम पास चले जाएंगे, खराब चीज़ें आग है तो दूर हटेंगे। तो वी आर डूइंग सो। और कौन ऐसा नहीं करता जो कोमा में होता है, और अदरवाइज तो सभी ऐसा करते हैं। सो दिस इज ऑल्सो ए क्राइटेरिया फॉर लिविंग। इतना ही।